माँ ने दूसरी शादी की तो मेरा कमरा अलहदा कर दिया। हर वक्त मुझे यही बोलती कि अपने सोतेले बाप के सामने मत आया कर। जब मैंने पहली बार अपने सोतेले बाप को देखा तो हैरान हो गई कि मेरे सोतेले बाबा अभी जवान थे, जबकि मेरी माँ अब काफी उम्र की हो चुकी थी। अब तो शाम होते ही माँ बाबा को लेकर कमरे में बंद हो जाती। उस रात प्यास की शिद्दत से मेरी आंखें खुली तो माँ के कमरे की लाइट जल रही थी। इतनी रात हो गई लेकिन माँ अभी तक जाग रही है। मैं पर्दा हटाकर खिड़की से देखने लगी। अभी 5 मिनट ही गुजरे थे कि जब सोतेले बाबा की नजर मुझ पर पड़ी। मैं चौंक पड़ी और जल्दी से अपने कमरे में आकर बंद हो गई। उस दिन के बाद सोतेले बाबा का रवैया मेरे साथ अजीब सा हो गया। वो मुझे जैसे हवस भरी नजरों से देखते। मैं इतनी छोटी बच्ची नहीं थी कि ये बात समझ ना पाती। उस दिन माँ दूसरे बच्चों को लेकर कहीं गई हुई थी। मैं घर में अकेली थी। सोचा थोड़ी देर सो जाती हूँ। मैंने कमरे का दरवाजा बंद करना जरूरी ना समझा और गहरी नींद सो गई। अचानक मुझे कुछ महसूस हुआ तो मेरी आंखें खुल गई। मैंने देखा तो चौंक पड़ी कि बाबा तो मेरे साथ ही। मैं रोजाना की तरह सुबह उठी थी। मुझे कॉलेज जाना था। कॉलेज के लिए निकलने से पहले मैं किचन में कुछ खाने चली गई, मगर वहां माँ अपने बाकी बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। और जब मैंने अपने नाश्ते का सवाल किया तो कहने लगी, खुद बना लो, अभी टाइम नहीं है, बच्चे लेट हो रहे हैं। ये सुनकर मैं बुझे दिल से अपनी बहन का इंतजार करने लगी। ना ही नाश्ता करती और ना ही अपने खाने के पैसे मांगती थी। माँ से रोज का मेरा यही काम था। हाँ, अलबत्ता अपने सोतेले बाप से पैसे जरूर मांग लेती थी। वो कभी इनकार नहीं करते थे। मुझे पैसे देने से बाबा का रवैया मेरी माँ के रवैयों से काफी बेहतर होता था। और तो और मुझे अपनी कोई भी बात करनी होती तो मैं अपने बाबा से ही करती थी। मेरी माँ मुझे अक्सर कमरे में बंद रखा करती थी। रात को डाइनिंग टेबल पर सब मिलकर खाना खाते थे, मगर मेरी माँ मुझे खाना कमरे में दे जाती और कहती कि सुबह कोई भी पूछे तो कह देना पढ़ाई करते करते आंख लग गई, या कोई भी बहाना कर देना, मगर ये ना बताना कि मैंने तुम्हें बंद किया है। ये बात मुझे हैरत में डाल देती कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करती है। हालांकि घर के सभी सदस्य साथ मिलकर डिनर करते थे, लेकिन मेरी माँ ने मुझे सबके साथ बैठकर डिनर करने की इजाजत ना दी थी, मगर मैं खामोश रहती। यहाँ तक कि बात अब यहाँ तक आ पहुंची कि एक दिन माँ मेरे पास आई और आकर कहने लगी कि आज शाम को रिश्ते वाले आएंगे तो तुम जुबान बंद करके उनके सामने चाय ले आना। मैंने जब कुछ कहना चाहा तो माँ कहने लगी कि मैं आज के दिन जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहती, खामोशी से मेरी बात मान लो। इन सब मामलों का बाबा को जरा भी इल्म नहीं था। मुझे तो लगता था कि शायद मैं माँ की सगी बेटी हूं ही नहीं। अगर मैं सगी बेटी होती तो वो कभी ऐसा खींचा खींचा रवैया ना रखती मुझसे। खैर, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा माँ ने कहा था। लेकिन जब मैं ड्राइंग रूम में गई तो लड़के को देखकर हैरान रह गई। मेरी आंखों में आंसू आ गई कि क्या मैं अपनी माँ पर बोझ हूं जो एक पागल लड़के से मेरी शादी करवाने पर राजामंद है। उस वक्त तो मैं खामोश हो गई कि शायद माँ इनकार कर दे, मगर ऐसा कुछ ना हुआ था। बल्कि चंद दिनों बाद माँ ने मेरे कमरे में आकर मेरे सर पर धमाका किया कि तुम्हारा रिश्ता उस लड़के से तय हो गया है। ये खबर सुनने के बाद मैं बहुत रोई, मगर मैं कुछ कहने का हक नहीं रखती थी। जब मेरे बाबा को इस रिश्ते का पता लगा तो वो बहुत बोले। उन्होंने माँ से कहा कि तुम जुल्म कर रही हो मेरी छोटी सी बेटी पर। उसकी कौन सी उम्र गुजरी जा रही है जो तुम जल्दी के चक्कर में उसे एक पागल के हवाले करने चली हो। मगर मेरी माँ ने उनकी एक भी ना सुनी और उनको कहने लगी, बेटी की छोटी उम्र में ही शादी हो जाएगी तो अच्छा है, उम्र बड़ी हो जाए तो रिश्ते आना बंद हो जाते हैं। फला फला बहुत बहाने पेश किए उन्होंने, मगर मेरे बाबा डट गए कि मैं ये जुल्म नहीं करने दूंगा। अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो इस रिश्ते से इनकार कर दो। हम अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता आने का इंतजार करेंगे, लेकिन ऐसे किसी राह चलते के साथ अपनी बेटी नहीं दूंगा। ये सुनकर मेरी माँ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मुझे फिर कमरे में ले जाकर बहुत मारा कि तुम्हारी वजह से मेरा घर टूट रहा है। तुम तो हो ही मनहूस, शुरू से ही यही करती आई हो। मैं ये सब सुनकर खामोशी से रोने लगती, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं अक्सर अपनी माँ से पूछती कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती है, जबकि मेरे बाकी बहन भाइयों से तो बहुत प्यार करती है। लेकिन वो कोई जवाब दिए बगैर ही कमरे से निकल जाती। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि कौन सी मनहूसियत दिखाई है मैंने आपकी जिंदगी में। माँ की ये बातें मुझे तोड़ती जा रही थी। मैं अंदर ही अंदर खत्म होती जा रही थी। भला एक बेटी क्यों कर चाहेगी कि उसकी माँ खुश ना रहे। मेरे बाबा का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम महेश था। वो मुझसे कुछ महीने ही बड़ा था। वो अक्सर रात के अंधेरे में मेरे कमरे में आता था, मगर मैं दरवाजा बंद ही रखती, बल्कि ऐसे जाहिर करती कि मैं सो रही हूँ। मैं जानती थी कि उसकी नीयत बुरी है और वो आवारा लोगों में उठता बैठता है, इसलिए मैं उससे दूर ही रहती थी। जब जब वो रातों को कमरे में आता तो मैं अगले दिन माँ को बताती
तो वो मुझे मारने लगती कि तुम्हारी ही कोई गलती होगी। वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, या तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुमने अपने बाबा को ये बात बताई ना तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। फिर बाहर बैठी रोती रहना। मैं माँ के शब्दों को सुनकर खामोश हो जाती, लेकिन थी तो वो मेरी माँ ही, इसलिए मुझे कहती रहती कि जब भी रात को देर से कोई दरवाजा बजाए तो तूने दरवाजा नहीं खोलना। और उस दिन के बाद से मैं ऐसा ही करती थी। ऐसे ही दिन और रात गुजरे जा रहे थे। वक्त पर लगाकर उड़ रहा था, लेकिन मेरी माँ का टॉर्चर जारी था। अब भी वो वक्त बेवक्त वो मुझे मारती रहती, कभी किसी बात पर तो कभी किसी बात पर। उन्हें ये भी ख्याल न था कि मैं एक जवान बालिग बेटी पर हाथ उठा रही हूँ। ईश्वर की कसम, मुझे यकीन था कि अगर मेरे बाबा को माँ की इन हरकत का और इन टॉर्चर का पता चल जाए तो वो कभी उन्हें माफ नहीं करेंगे। लेकिन मैं बाबा को नहीं बताती थी, कि अगर मैं उनको बताती तब भी वो मुझे बहुत मारती। यूं ही एक दिन मेरी माँ मेरे पास आई और आकर कहने लगी कि हम सब घूमने जा रहे हैं, और अगर तुम्हारे बाबा तुम्हारे पास आकर तुम्हें फोर्स करें जाने के लिए तो तुम इनकार कर देना, बल्कि कह देना कि तबीयत कुछ ठीक नहीं है। फिर ऐसा ही हुआ। मेरे न जाने का सुनकर बाबा ने मुझे बाहर बुलाया और मुझे जाने का कहने लगे, जिसे मैंने ये कहकर टाल दिया कि तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है और वैसे भी कल कॉलेज में मेरा पेपर है। ये कहकर मैं कमरे में चली गई। उसके बाद मैं नहीं जानती थी कि कौन गया है घूमने और कौन नहीं। हाँ, अलबत्ता अपनी माँ की बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने दरवाजा बंद रखा, लेकिन अंदर बैठकर न जाने कितनी देर मैंने अपने आंसू बर्बाद कर दिए, ये सोचते हुए कि आखिर क्यों मेरी माँ मुझे अपने साथ लेकर नहीं चलती। मेरी दोस्तों की माएँ तो उनके साथ ऐसा नहीं करती। इस घर में हर कोई आजाद है, मगर मेरी माँ ने मुझ पर सीमा रेखा तानी हुई थी, जिनके कारण ना मैं खुलकर जी सकती थी ना मैं मर सकती थी। शुरू से ही ऐसा होता आया था। सब चले जाते मगर मैं घर में रोने के लिए बैठी रहती। कुछ ही देर गुजरी कि मेरे कमरे का दरवाजा बजने लगा। क्योंकि मैं घर पर अकेली थी तो बहुत ज्यादा डर गई कि बाहर कोई चोर तो नहीं। मैं अंदर ही कमरे में अपने लिए छुपने की जगह ढूंढने लगी, मगर मुझे कोई जगह ना मिली। फिर मैंने खुद में हिम्मत पैदा करके पूछा कौन है, लेकिन आगे से जवाब ना आया। मैं और ज्यादा डर गई कि अगर ये महेश चाचा हुए तो। ये सोचते ही मैं खामोशी से वापस जाकर बेड पर बैठ गई और अपने लिए जितनी प्रार्थनाएं कर सकती थी कर ली। लेकिन मैंने गौर किया, किसी ने मेरे कमरे का लॉक खोला था। लॉक खुलने की आवाज सुनते मेरी आंखें फट पड़ी। मैं रोने वाली हो गई। लेकिन जब कमरे का दरवाजा खुला तो सामने बाबा को देखकर मेरा डर दूर हुआ, मगर अगले ही लम्हे बाबा को अपने पैरों में बैठकर माफी मांगते देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। क्योंकि बाबा मेरे पाँव में बैठकर मुझसे न जाने किस चीज की माफी मांग रहे थे, ये मैं नहीं समझ पा रही थी। मैं इसी उलझन में थी कि बाबा ने अचानक मेरे सर पर अपना हाथ रखा और कहने लगे, वजह तो मैं नहीं जानता, मगर इतना जरूर समझता हूं कि जरूर किसी न किसी वजह से तुम कमरे में बंद रहती हो और तुम्हारी माँ भी ख्वामख्वाह ही तुम पर पाबंदियां लगाती है। मेरी बेटी, ये घर तुम्हारा भी है। तुम भी आराम से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकती हो। तुम भी मुझे मेरे बच्चों में बच्चों जैसी ही प्यारी हो। तुम्हें कोई भी किसी से भी मसला हो तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। बाबा के ये शब्द सुनकर मैं सोचने लगी कि इस बच्चों जैसी का क्या मतलब है। क्या मैं बाबा की सगी औलाद नहीं हूँ? अगर मैं बाबा की बेटी नहीं तो फिर मैं किसका खून हूँ? अजीब अजीब से ख्याल मेरे दिमाग पर हावी होने लगे थे, मगर न जाने उनका जवाब मुझे किससे मिलना था। मैंने बातों बातों में बाबा से पूछना चाहा, लेकिन बाबा बात बदलते हुए ये कहने लगे, क्या वाकई ही तुम्हारी माँ तुम्हें कमरे में रहने के लिए दबाव डालती थी? पहले तो मैंने मानने से इनकार कर दिया, मगर बाबा मुझे कहने लगे, डरने की बात नहीं है, ना मैं तुम्हें कुछ कहूंगा और ना ही तुम्हारी माँ को। बेफिक्र रहो। मेरे बाबा ने अपना सवाल दोहराया, जिसके जवाब में मैं सर हाँ में हिलाने लगी। फिर बाबा खड़े हो गए और कमरे से बाहर जाते हुए कहने लगे कि अब बात तब होगी जब तेरी माँ घर आ जाएगी। ये सुनते ही मैं डर गई कि अगर बाबा ने माँ को बता दिया कि मैंने इस तरह कहा है तो वो तो सीधा सीधा मेरा कत्ल कर देगी। मैंने ईश्वर से बहुत प्रार्थनाएं की, मगर होना वही था जो ईश्वर को मंजूर था। खैर, कुछ ही देर बाद माँ आ गई। सब बहुत खुश थे। मैं डर कर कमरे में ही रही। मुझे बाहर से सबकी हंसी मजाक की आवाजें आ रही थी। इस सब में एक आवाज आई थी जिसमें मेरा नाम पुकारा गया था कि उसे भी बाहर बुलाए, आकर खाना खा ले, मगर मैं कमरे को लॉक करके ही बैठी रही। माँ तो चाहती ही यही थी कि मैं बाहर ना आऊं, इसलिए कमरे के बाहर ही आवाज लगाकर चली गई। हालांकि मैं दरवाजे में बैठे हुए ही एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगी कि उनको मेरी जरूरत ही नहीं है, बस अपने जुल्म सितम के लिए मुझे रखा हुआ है। रोते रोते यूं ही मैं जमीन पर सो गई। मगर जब मैं अगले दिन कमरे से निकली तो बाबा भी नाश्ते की टेबल पर ही बैठे थे। मेरे छोटे 2 बहन भाई स्कूल गए हुए थे। उस वक्त नाश्ते की टेबल पर केवल मैं, महेश चाचा और माँ थे।
मैं भी जाकर बैठ गई। मेरी आंखें रात रोने के कारण बहुत सूजी हुई थी। जोर किसी को तो पता नहीं था, लेकिन बाबा ने जरूर नोट कर लिया था। और बाबा माँ से पूछने लगे कि तुम क्यों शुरू से ही इसको कमरे में बंद रहने के लिए जोर डालती रहती हो। माँ खामोश रही। बाबा ने अपना सवाल दोहराया, मगर इस बार अंदाज थोड़ा सख्त था। माँ तब भी खामोशी रही। आखिर में फिर सवाल करते हुए कहने लगे कि क्या मेरी बेटी को मुझसे कोई खतरा था? क्या मैं तुम्हें ऐसा इंसान लगता था कि तुम उसे हमेशा हमसे दूर रखती रही, बाप की संगत से दूर रखती रही? शादी के बाद पहले दिन ही मैंने तुम्हें बता दिया था कि जैसे तुम मेरे बच्चों के साथ मोहब्बत से पेश आओगी, वैसे ही नहीं बल्कि उससे भी कई गुना ज्यादा मोहब्बत में तुम्हारी बेटी पर न्यौछावर करूंगा। मगर तुम्हें अपनी बेटी के लिए आखिर मुझसे कौन से खतरे महसूस होते हैं, बताना पसंद करोगी? बाबा की ये बात सुनते ही माँ की आंखों में आंसू आने लगे। मगर मेरी सुई एक ही जगह रुक गई कि शादी की रात ही बच्चों की मोहब्बतों का फैसला कर लिया। अजीब कसमकस सी होने लगी मुझे, लेकिन मैं माँ के जवाब का इंतजार करने लगी। फिर जब माँ ने बोलना शुरू किया, हम सबको सांप सूंघ गया। यह हकीकत यहाँ मौजूद बस 3 ही सदस्य जानते थे, एक बाबा, माँ और तीसरे महेश चाचा। बस मैं ही इस हकीकत से अनजान थी। मुझे दुख तो बहुत हुआ, मगर उस वक्त मेरा ध्यान सिर्फ सच जानने की तरफ था। उस दिन माँ ने बताना शुरू किया कि जब मैं 24 साल की थी तो मेरे बाबा ने मेरी शादी करवा दी। मेरा पति और सास ससुर मुझ पर बहुत जुल्म करते थे, मगर मैं खामोश रहती। चंद महीनों बाद मैं उम्मीद से हो गई तो एकदम उनके लहजे मेरे साथ बदल गए। सब बहुत पुराने ख्यालातों के मालिक थे। सब बहुत खुश थे क्योंकि उन सबको उम्मीद थी कि शायद बेटा ही पैदा होगा। लेकिन जब तुम पैदा हुई तो तुम्हारे बाप ने बेटा ना होने की वजह से मुझसे तलाक ले ली। मैं बहुत रोई, उसे बहुत समझाया कि ये सब उस ईश्वर के काम है। उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाई, मगर उस आदमी ने मेरी एक न सुनी और मुझे मेरे माँ बाप के घर भेज दिया। मेरे माँ बाप ने तो जैसे पहले ही मुझे सर से बोझ की तरह उतार कर फेंका था, तो वो क्यों रखने पर तैयार होते। खैर, मेरी मिन्नत समाजत करने के बाद उन्होंने मुझे रख तो लिया, मगर मुझे कहने लगे कि अगर इधर रहना है तो कमा कर लाना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हारे लिए दूसरा रिश्ता ढूंढते हैं। ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल था। छोटी सी बच्ची को छोड़कर कहाँ कमाने जाती, इसलिए शादी की बात पर हामी भर ली। चंद दिनों बाद इनका रिश्ता आया और जब मुझे बताया गया कि इनके भी 2 बच्चे हैं और पत्नी, वो तो बच्चा जनते ही दुनिया से चली गई थी, उन बच्चों को भी माँ की जरूरत है, तो मैंने कोई मसला किए बगैर हाँ कर दी। शादी के बाद मुझे तुम्हारे सौतेले बाबा ने बहुत तो खुशियां दी, लेकिन मुझे डर रहता कि कहीं वो तुम्हारी किसी गलती की वजह से मुझसे तलाक ना मांग बैठे, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें कमरे में बंद रहने पर मजबूर करने लगी। फिर जब हमारे बच्चे हुए तो मेरा ध्यान तुमसे हटकर हमेशा उन्हीं की तरफ रहता। तुम जब भी मुझसे कोई ख्वाहिश करती, मैं वक्त ना होने का कहकर टाल देती और अपने बाकी बच्चों का काम दिल से करती। मुझे अक्सर महसूस होता था कि मैंने तुम्हें माँ होने के नाते वो विश्वास और वो मोहब्बत नहीं दी जो बाकी माएँ अपनी बेटियों को देती हैं, मगर मैं तब भी तुम पर रहम खाने को तैयार ना होती। लेकिन कुछ ही समय गुजरने के बाद मैंने महेश की आंखों में तुम्हारे लिए उभरते जज्बात देख लिए थे, और जब वो रातों को छुप छुप कर तुम्हारे कमरे की तरफ आता, ये सब मैं अच्छे से जानती थी। मगर फिर भी जब तुम मुझे बताती तो मैं तुम्हें मारती और तुम्हें महेश से दूर करती, ताकि तुम भी उसकी तरफ न झुको। और तुम्हें तुम्हारे बाबा को बताने से भी इसलिए रोकती थी कि अगर तुमने उन्हें महेश का रवैया और रातों को आना जाना बता दिया तो वो भला अपने सगे भाई से बढ़कर किसकी बात सुनते, और ऐन मुमकिन था कि तुम्हारी वजह से मुझे तलाक हो जाती। और अब मैं तलाक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए तुम पर कमरा बंद रखने का जोर डालती। और उस दिन जब हम घूमने जा रहे थे तब भी मैंने तुम्हें इसीलिए घर रुकने को कहा था, क्योंकि मुझे डर रहता था कि कहीं तुम कोई गलती ना कर बैठो और वो मेरे आगे ना आ जाए। फिर जब तुमने रुकने का कहा तो तुम्हारे कमरे में चले जाने के बाद तुम्हारे बाबा ने भी कहा कि जब मेरी बेटी ही घर पर है तो मैं भी क्यों जाऊं। फिर वो भी घर रुक गए, लेकिन जब मैं वापस आई तो उनका मूड खराब सा था, जो मैंने बखूबी नोट किया। मगर मेरे लाख पूछने पर भी उन्होंने कुछ न बताया। मुझे शक था शायद उन्हें मेरे बारे में पता चल गया, मगर मैं इधर उधर के कामों में लगी रही कि अगर उन्होंने मुझसे कुछ पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगी। माँ की बात खत्म होते ही बाबा बोलने लगे। जब सब घूमने जाने का प्लान बना रहे थे तब मैं पूजा के कमरे में उससे पूछने ही जा रहा था कि बेटा, हम फला जगह घूमने जा रहे हैं, क्या तुम चलोगी हमारे साथ। मगर कमरे में दाखिल होने से पहले ही बाहर तुम्हारी आवाज आ रही थी। लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि कोई माँ अपनी बेटी को जबरदस्ती अकेले होते हुए भी घर पर रुकने को क्यों कहेगी। लेकिन तुम मेरी बेटी को कमरा लोक रखने को कह रही थी और उसे कह रही थी कि कोई भी पूछे तो इनकार कर देना,
कि नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। मुझे दुख हुआ, इसलिए मैंने सोचा मैं भी रुक जाता हूँ, आखिर देखूं तो सही मामला क्या है। और इस तरह पहले भी मैंने बहुत नोट किया था कि तुम उसे आंखें दिखाती थी, डरा रही होती थी, मगर मैं इग्नोर करता कि नहीं, भला कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करेगी भला। मगर मैं गलत था, तुम वाकई संग दिल थी। चलो मैं सगा ना सही, मगर अपनी बेटी को सगे बाप वाला मान तो दे सकता था। मगर तुमने तो सगी माँ होते हुए भी सौतेली से बदतर व्यवहार किया इसके साथ। अपने ही घर में रहते हुए उसके दिल में ये बात डाल दी कि वो एक बुरा आदमी है, जिसके साथ इस घर में मौजूद कोई भी सदस्य किसी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहता। क्या तुमने कभी पूछा उससे कि वो क्या चाहती है, उसकी पसंद नापसंद क्या है, उसे किस चीज से डर लगता है और क्या चीज उसके लिए सही है? कभी पूछा कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है, या तुम्हें कोई मसला तो नहीं है? अरे कैसी माँ हो तुम, अपनी सगी बेटी को मोहब्बत न दे सकी, लेकिन मेरे बच्चों को हर तरह का लाड़ प्यार दिया। उसने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? देखो उस मासूम की शक्ल को, कितनी मासूम है, उसकी आंखें देख रही हो। अरे तुम क्या देखोगी? तुमने तो पहले भी कभी नोट नहीं किया कि वो बेचारी कब कब रोई थी तुम जैसी माँ पर, कि तुम इंसाफ न कर सकी अपनी औलाद पर। और मुझ पर तुम्हें यकीन रखना चाहिए था कि तुम मेरे बच्चों की माँ हो, और ऐसी छोटी छोटी बातों पर किसी को नहीं छोड़ा जाता। और वो तुम्हारा पहला पति, तो वो तो छोटी सोच का था। अगर वो तुम्हें ना छोड़ता तो तुम मुझे कैसे मिलती? एतबार करो मुझ पर और इस मकान को घर बनाओ। ये तुम्हारा ही घर था और आइंदा भी तुम्हारा ही रहेगा। माँ और बाबा तो सब कुछ क्लियर कर रहे थे, मगर मेरे से अब कुछ भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। काश कोई मुझसे पूछता उस वक्त कि मरना चाहोगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इसी तरह की कहानियां और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।